तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। हम इसकी पहली यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन। ये इसका सिलेबस है और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग है, तो इसमें नंबर भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आगे आपको बताती चलूँगी। शुरू करते हैं पहली यूनिट से। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये क्या होता है? ये होता है कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन दैट स्टिल्स बेसिक वैल्यूज। ये कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल में बेसिक वैल्यूज, जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, उनको इंस्टिल्स करती है, और एथनिक वैल्यूज होती हैं उनको एक इंडिविजुअल में इंस्टिल्स करती है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मतलब कि वैल्यू की एजुकेशन। अब आता है इसकी सिग्निफिकेंस का क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है वैल्यू एजुकेशन की। सो वैल्यू एजुकेशन एनेबल अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड विजुलाइज आवर गोल्स करेक्टली। वैल्यू एजुकेशन का क्या काम होता है? ये हम लोग की जो नीड्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब उनको समझना, और अपने गोल्स को विजुलाइज करना, सही से गोल्स को विजुलाइज करेंगे जो कि सही तरीके से, और आइडेंटिफाई करेंगे या फिर इंडिकेट करेंगे कैसे हम उसको फुलफिल करते हैं। मतलब इसका काम क्या है वैल्यू एजुकेशन का, या फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हमारी जो नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, हमारे जो गोल्स हैं उनको विजुलाइज करना, और हमारा जो कैसे हम अपने गोल्स को फुलफिल करेंगे वो बताना। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिमूव आर confusions and contradiction and enable us to rightly utilize the technological innovation। ये हम लोग को इसलिए भी हेल्प करता है क्योंकि हम लोगों की कन्फ्यूजन्स और कॉन्ट्राडिक्शंस जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं उसको रिमूव करता है। अब है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। क्यों ज़रूरी है वैल्यू एजुकेशन? सबसे पहले करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एस्पिरेशंस, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि वैल्यू एजुकेशन से क्या होता है, हम अपने जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं, हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही तरीके से। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल आर एस्पिरेशंस इन कॉन्टिन्यूटी। क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी एस्पिरेशंस जो थी या फिर हमारे जो गोल्स थे उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप आता है कि अपने एस्पिरेशंस या फिर अपने गोल को फुलफिल करना, वो हमें बताता है वैल्यू एजुकेशन। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ वैल्यूज एंड स्किल। तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन स्किल्स होने के साथ साथ वैल्यूज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़ में। चौथा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीव्स। तो हम लोगों के पहले से बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, कुछ पास्ट कंडीशनिंग बेस होते हैं, कुछ प्री कंडीशनिंग में। तो उन बिलीव्स को सही से इवैल्यूएट करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ये भी काम करता है वैल्यू एजुकेशन से। पांचवा पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यूज, जैसे कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के एरा में। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे ह्यूमन वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ। तो ये होते हैं नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो जब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये सारे पॉइंट ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखेंगे आप लोग, और उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट अपने अंदर से ऐड ऑन कर लेंगे जो मैंने बताया है। अब है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। कैसे हम वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस करेंगे? तो कैसे होगा? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, विच इंक्लूड्स टू थिंग्स। मतलब प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन। किस चीज का वेरिफिकेशन? नेचुरल एक्सेप्टेंस का। नेचुरल एक्सेप्टेंस भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन इन लिविंग। मतलब कि हम कैसे करेंगे प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, जिसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक वेरिफिकेशन एट द लेवल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन इन लिविंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। अब आया बेसिक गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है वैल्यू एजुकेशन की? क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सल होना चाहिए वैल्यू एजुकेशन, मतलब नीड्स टू बी एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब जो वैल्यू एजुकेशन है उसमें जितने भी हमारे जो भी थॉट्स दे रखे हैं, जो भी व्यू पॉइंट दे रखे हैं, वो सब ह्यूमन बीइंग के लिए इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए। दूसरा क्या है? रेशनल। रेशनल मतलब क्या है? एमेनेबल टू रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास और ब्लाइंड बिलीफ। मतलब इसमें जो भी मेरे व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं वो डॉगमास या फिर ब्लाइंड बिलीव्स, जो पहले चले आए हुए बिलीव्स हैं, उस पे ना बेस होके रीजनिंग पे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बेस होने चाहिए। तीसरा है नेचुरल एंड वेरीफाइबल। नेचुरल का मतलब क्या है? कि वो नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो कि हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हो। और वेरीफाइबल मतलब क्या है? कि हम जब उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो वो हमें सही रिजल्ट दे। जैसे कि आगे हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन में पढ़ेंगे कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। चौथा पॉइंट है ऑल इनकम पासिंग। ऑल इनकम पासिंग मतलब कि वो सारे डायमेंशंस को फॉलो करे,
पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायमेंशंस क्या हैं, तो डायमेंशंस हैं थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन, और 4 हमारे लेवल्स होते हैं लिविंग के, जो होता है इंडिविजुअल या फिर सेल्फ लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी एंड नेचर एंड एग्जिस्टेंस। 5वां है लीडिंग टू हार्मनी। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का एक ही जो गोल है या एक ही मोटो है वो यही है कि हार्मनी हो। हार्मनी मतलब द स्टेट टू बी हैप्पी। तो अल्टीमेटली उसका टारगेट क्या है? टू प्रमोट हार्मनी। यहाँ पर लिखा भी है टू प्रमोट हार्मनी इंडिविजुअल लेवल पे, नेचर के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे। तो इन चारों लेवल पे हार्मनी हो, यही इसका मेन मोटो है। अब है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। इसका कंटेंट क्या होता है वैल्यू एजुकेशन का? तो इसमें क्या है, वही जो मैंने अभी ऊपर बताया कि इट हैज़ टू इनकम्पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट वेरियस लेवल्स एंड फाइनली लर्निंग टू लिव इन अकॉर्डेंस विद दिस अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि हम क्या करें कि हार्मनी चारों लेवल पे हो और हम उससे जीना भी सीखें। लर्निंग टू लिव इन अकॉर्डेंस विद दिस अंडरस्टैंडिंग, इसी को बोलते हैं कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब जब भी वैल्यू एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में, तो उसमें कुछ भी पूछा जाए, अगर वैल्यू एजुकेशन वहाँ लिख दिया गया है तो ये डायग्राम जरूर आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि यूएचवी में आप जितने भी डायग्राम बनाएंगे उस पर नंबर मिलेंगे। तो ये ऐसे करेंगे। वैल्यू एजुकेशन ये है जो कि क्या करती है, फॉस्टरिंग यूनिवर्सल एंड कोर वैल्यू, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, जस्टिस, डेवलपिंग वैल्यूज इन इंडिविजुअल्स, प्रमोटिंग वैल्यू इन सोसाइटी। मतलब वही है चारों लेवल पे हार्मनी क्रिएट करना इज वैल्यू एजुकेशन, क्रिएटिंग अ होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। ये जो होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम है इसकी बात हम यूनिट 5 में करेंगे। अब आया नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। वैल्यू एजुकेशन को अचीव कैसे कर रहे थे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है वो इसमें बताया गया है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ को एक्सप्लोर करना, मतलब कि अपने अंदर देखना कि क्या चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है। और कैसे हम देखेंगे? खुद के अंदर देखेंगे, खुद के अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारे लिए क्या चीज वैल्यूएबल है। कंटेंट क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का? कंटेंट होता है, जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो इसमें क्या होगा? डिजायर या फिर गोल। हम लोगों की डिजायर क्या होती है, ये हमें अपने से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेल्फ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैसे करेंगे कि व्हाट इज माय डिजायर या गोल, कि हमारा डिजायर क्या है या फिर हमारा गोल क्या है। और प्रोग्राम मतलब कि इस क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे कि व्हाट इज माय प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिजायर। सबसे पहले हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूछेंगे कि हमारा गोल क्या है, डिजायर क्या है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा गोल क्या है तो हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा गोल क्या है या फिर हमारी डिजायर क्या है, और दूसरे स्टेप में हम उसको फुलफिल करने के प्रोग्राम देखेंगे। अब आता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जैसे वैल्यू एजुकेशन में वो वाला डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी था, वैसे ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं पर भी अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन लिख दिया गया है तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस बताया गया है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। सबसे पहले हमें कुछ भी दिया हो वो एक प्रपोजल के फॉर्म में होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको ट्रू भी नहीं मानना है, हमें इसको फॉल्स भी नहीं मानना है। मतलब हमें इसको सच भी नहीं मानना है और झूठ भी नहीं मानना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है? अपने ओन राइट, अपनी खुद की समझ की वजह से उसको वेरीफाई करना है। उसको अज्यूम नहीं करना है स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे, या फिर हमने कहीं पुराना पढ़ा हो उसके बेसिस पे, या फिर कोई और बोले कि ये सही है या गलत है उसके बेसिस पे नहीं। हमें अपने अपने हिसाब से उसको वेरीफाई करना है, सेल्फ वेरीफाई करना है। अगर हम उसको और कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करेंगे अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के चीज पे। नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है ऐसी चीजें जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती हैं। तो यही डायग्राम है, यहाँ पर हमें प्रपोजल दी जाएगी, हम उसको वेरीफाई करेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस पे। हम उसको अज्यूम नहीं करेंगे स्क्रिप्चर्स, रीडिंग्स और दूसरों के बेसिस पे, हम उसको सेल्फ वेरीफाई करेंगे। और जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो अगर वो सही होगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप रहेंगे तो बिहेवियर विथ लेट्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो यही है एक्सपेरिएंशियल वैलिडेशन जो हमने पीछे पढ़ा था, कि अगर वो जो प्रपोजल है अगर वो सही होगी तो वो बिहेवियर में क्या होगा कि वो ह्यूमन के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट करेगी। और जब नेचर में क्या होगा, नेचर में वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगी। मतलब ह्यूमन के लेवल पे, मतलब माई सेल्फ या सेल्फ के लेवल पे वो म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट करेगी, और नेचर के लेवल पे वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगी। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो हम पीछे बात कर रहे थे बहुत देर से। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है? नेचुरल एक्सेप्टेंस वही है द थिंग्स दैट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस, मतलब कि ऐसी चीजें जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं।
अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि नेचुरल एक्सेप्टेंस जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे सुबह आपको कोई चीज़ नेचुरली एक्सेप्टेबल हो और रात तक वो ना एक्सेप्टेबल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेचुरल एक्सेप्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। दूसरा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस। प्लेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि आप यहाँ पर लखनऊ में हैं तो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस अलग होगी, फिर अगर आप कहीं और चले गए वहाँ जाके चेंज हो जाएगी। तो ये इस पे भी डिपेंड नहीं करती है। अगर आप कहीं पर भी हैं, अगर आपको जो चीज़ें नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं वो प्लेस चेंज होने के साथ चेंज नहीं होंगी। तीसरा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन बिलीव्स और पास्ट कंडीशनिंग। जो आपके पहले या पुराने जो बिलीव्स दिए गए हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करती है नेचुरल एक्सेप्टेंस। चौथा है दिस नेचुरल एक्सेप्टेंस इज कॉन्स्टेंटली देयर, समथिंग वी कैन रेफर टू। कॉन्स्टेंटली देयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा हमारे अंदर होती है। ऐसा नहीं कि सुबह नेचुरल एक्सेप्टेंस जो हमें चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं वो रात में गायब हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा हमारे अंदर रहती है और उसको हम रेफर भी कर सकते हैं, मतलब उसको पता भी लगा सकते हैं। 5 क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिस। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारे सबके लिए सेम है। कैसे सेम है? जैसे कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये ऐसी चीज़ है जो सबके लिए नेचुरल एक्सेप्टेबल है, तो ये सबके लिए सेम होगी। तो ये 5 पॉइंट है नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर के। तो अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें ये बना सकते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जो कि है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आना 100% ही है। तो अब इसमें क्या है? बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन मतलब क्या है कि ह्यूमन की बेसिक एस्पिरेशन क्या है? ह्यूमन की बेसिक एस्पिरेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा वो क्या चाहेगा कि वो हमेशा खुश रहे और प्रॉस्पेरस रहे। हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस होता है अ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और जॉय। तो हैप्पीनेस क्या है? एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम जो कैसे कैरेक्टराइज हो सकता है? वो कैरेक्टराइज हो सकता है कि हम सेटिस्फाई हैं, हम प्लेजर हैं, हम जॉय के स्टेट में हैं, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। और इन अदर वर्ड्स फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड डिस्ट्रेस, मतलब जो हमारे अंदर कोई डिस्ट्रेस, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, उसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी इज द स्टेट ऑफ फ्लरिशिंग, थ्रिविंग, success or good fortune. Prosperity often encompasses wealth but also includes other factors which are independent of wealth to varying degree such as happiness and health. तो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, मतलब कि आपके पास अच्छी खासी फिजिकल फैसिलिटी है। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, मतलब जितनी फिजिकल फैसिलिटीज हमें रिक्वायर हैं उससे ज़्यादा अगर आपके पास फिजिकल फैसिलिटी है तो आप प्रॉस्पेरस माने जाएंगे। पर आजकल लोग क्या करते हैं? प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को इंटरचेंज कर देते हैं, उसको गलत मीनिंग में ले लेते हैं। वेल्थ क्या होती है? वेल्थ एक फिजिकल थिंग होती है और प्रॉस्पेरिटी वो चीज़ नहीं होती है। वेल्थ क्या होती है कि आपके पास मनी है या फिर आपके पास बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटी है या फिर बोथ है। और प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी होती है कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा, वो है प्रॉस्पेरिटी। और वेल्थ क्या है? जितनी आपको ज़रूरत है इससे बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पैसा होना, उसको बोलते हैं वेल्थ। तो ये डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ ये भी पेपर में आ सकता है। तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन हमें समझ में आ गया क्या है? कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस, मतलब हमेशा खुश रहना और प्रॉस्पेरस रहना। अगला टॉपिक है प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आजकल क्या चल रहा है वो हम लोग देखते हैं कि वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। तो आजकल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ को। इट इज़ बिकमिंग एंटी इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल एंड थ्रेटनिंग द ह्यूमन सर्वाइवल इटसेल्फ। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ट्रेंड आर समराइज बिलो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी करने के लिए या अचीव करने के लिए जो हमारी फिजिकल फैसिलिटी है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? ये बहुत ही एंटी पीपल और एंटी इकोलॉजिकल है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या आ रहे हैं चारों लेवल पे, वो यहाँ बताया गया है कि एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रहा है? राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, लोगों में डिप्रेशन आ रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत से सुसाइड्स के केसेस आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है और इनसिक्योरिटी आ रही है। एट द लेवल ऑफ फैमिली, फैमिली के लेवल पे क्या हो रहा है? फैमिली के लेवल पे हम लोग देख ही रहे हैं कि जॉइंट फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं, मिसट्रस्ट आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है रिलेशनशिप में, ये फैमिली के लेवल पे हो रहा है। सोसाइटी के लेवल पे क्या हो रहा है? सोसाइटी के लेवल पे टेररिज्म बढ़ रहा है, नक्सलिज्म बढ़ रहा है, कम्युनलिज्म, वॉर्स बढ़ रहे हैं बहुत ही दोनों नेशंस के आपस में। तो ये हो रहा है सोसाइटी के लेवल पे। और नेचर के लेवल पे क्या हो रहा है? नेचर के लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वाटर हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इन सब का पोल्यूशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है मेरे मिनरल्स का।
तो ये चारों लेवल पे ये कॉन्सिक्वेंस आ रहा है जो लोग गलत समझ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को गलत एस्पेक्ट में ले रहे हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलिंग द एस्पिरेशन। हमने पीछे पढ़ा कि जो ह्यूमन बीइंग की बेसिक जो फुलफिल मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बेसिक कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हमने भी पीछे पढ़ा कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए, उसको अचीव करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस ऑर्डर में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट में उसको रखना पड़ेगा राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड पे उसको रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, और थर्ड पे फिजिकल फैसिलिटी। मतलब उसको इसी ऑर्डर पे इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, फिर रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और फिर फिजिकल फैसिलिटी को। इसी ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई भी इंडिविजुअल इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी देगा चीज़ों को, तो अगर रिलेशनशिप को सेकंड नंबर पर रखेगा तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस क्रिएट करेगी ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, और फिजिकल फैसिलिटी को थर्ड नंबर पर रखेगा तो वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगी नेचर के साथ। अब आता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, जो मैंने पीछे बता दिया कि वेल्थ एक फिजिकल थिंग है और इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ होना, और जो मेरी प्रॉस्पेरिटी है वो क्या है, प्रॉस्पेरिटी है फीलिंग ऑफ हैविंग, मतलब जितना मुझे ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना। अब है टू कैटेगरीज, तो दो कैटेगरीज के पर्सन्स इसमें हम देखते हैं। तो प्रेजेंटली एज वी लुक अराउंड वी फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फॉलोइंग टू कैटेगरी। तो जैसे हम आसपास अपने लोगों को देखते हैं तो उसमें दो कैटेगरी के पीपल हमें दिखते हैं, जो कि है SVDD और SSDD। ये भी पेपर में आने के इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है साधन विहीन दुखी दरिद्र, या फिर मटीरियली डेफिशिएंट अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। और मतलब कि इनके पास जो मटेरियल है वो तो डेफिशिएंट है, मतलब कि जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़ होती हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, वो सब नहीं है इनके पास, तो ये अनहैप्पी हैं और इसलिए डिप्राइव्ड हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है साधन संपन्न दुखी दरिद्र। उसके नाम से पता चल रहा है मटीरियली एफ्लुएंट हैं, अनहैप्पी हैं और स्टिल डिप्राइव्ड हैं, नॉट सो प्रॉस्परस। मतलब कि उनके पास साधन तो हैं पर वो फिर भी अनहैप्पी हैं। वही चीज़ है कि वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं फिजिकल फैसिलिटी, इसलिए वो अभी भी अनहैप्पी हैं। पर हम लोगों को इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आना है, हम लोग को आना किस में है, इस कैटेगरी में, SSS। इसलिए क्या है, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। इसका मतलब क्या है, मटेरियली एडिक्वेट हो, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स हमारे पास ना हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी ना हो तो चलेगा, पर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में नहीं आना है। अब आया नेक्स्ट, एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पेपर में आ सकता है ATTU के, वो यही क्वेश्चन है, एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होती है कि गिविंग ऑल प्रायोरिटीज टू फिजिकल फैसिलिटीज ओनली मे बी टर्म्ड एज एनिमल कॉन्शियसनेस। एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है कि हम केवल फिजिकल फैसिलिटीज को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि वही सबसे पहले नंबर 1 पे है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो होगा एनिमल कॉन्शियसनेस। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि एक काऊ है तो उसके पास ग्रास होगी, तो अगर उसको भूख लगेगी तो वो ग्रास ढूंढेगी, और जैसे उसको ग्रास मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएगी और उसको चू करने लगेगी, खाने लगेगी। तो इसका यही एक एग्जांपल है कि एनिमल्स क्या करते हैं, वो फिजिकल फैसिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। जो फिजिकल फैसिलिटीज होंगी उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, बाकी किसी को नहीं रखेंगे। वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस, वर्किंग फॉर अ राइट अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जो मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इंडिविजुअल की, कि उसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट नंबर पे हो, उसके बाद सेकंड नंबर पे रिलेशनशिप और थर्ड नंबर पे फिजिकल फैसिलिटी। इसको बोलते हैं हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो हमें क्या करना होगा, हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत से लोग आजकल हैं जो फिजिकल फैसिलिटीज़ को ही नंबर 1 पे रखते हैं। तो आजकल के सिनेरियो को कट डाउन करने के लिए हमें एनिमल कॉन्शियसनेस को ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और इट कैन बी अकम्प्लिश ओनली बाय वर्किंग फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। उसको हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं कि हम राइट अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, सेकंड प्रायोरिटी अपने रिलेशनशिप को रखें, और थर्ड प्रायोरिटी अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ को रखें। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस फॉर्म्स द बेसिस फॉर, और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, ये मेरा बेसिस बनाता है ह्यूमन वैल्यूज़ का। और ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये डायग्राम बना दीजिएगा कि फिजिकल फैसिलिटीज़ ह्यूमन के लिए क्या होती हैं, नेसेसरी होती हैं पर कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, और एनिमल के लिए नेसेसरी होती हैं और कंप्लीट होती हैं। इसका क्या मतलब है कि ह्यूमंस के पास जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ होंगी वो और को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, पर एनिमल्स के केस में अलग है। एनिमल्स के केस में क्या होता है कि उनको अगर, जैसे मैंने अभी काऊ का एग्जाम्पल दिया कि वो ग्रास खा लेगी तो वो खुश हो जाएगी उसके, और वो उसको चू करने लगेगी, मतलब उसको नेसेसरी तो है ही,
फिजिकल फैसिलिटी, और उसके लिए कंप्लीट भी है। टू, और ये डायग्राम बना देना कि टू लिव सोलली ऑन द बेसिस इज कॉल्ड एनिमल कॉन्शियसनेस फिजिकल फैसिलिटीज के लिए, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो उसको बोलेंगे ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि है 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे 4 लेवल ऑफ लिविंग होते हैं। एक माई सेल्फ होता है, या तो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली होता है, सोसाइटी होता है, और नेचर एंड एग्जिस्टेंस होता है ना। तो सबसे पहले लिविंग इन माई सेल्फ, ये क्वेश्चन भी AQ में आ चुका है। तो सबसे पहले पहला लेवल क्या है, लिविंग इन माई सेल्फ। क्या है, द फर्स्ट लेवल ऑफ अ लिविंग इज लिविंग इन माई सेल्फ। आवर थॉट्स, हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चॉइस है, मेक ईच वन ऑफ अस यूनिक। मतलब हम लोग जितने भी लोग हैं वो सब आपस में यूनिक हैं। हमारे थॉट्स अलग हैं, हमारे डिज़ायर्स अलग हैं, हमें जो चाहना है, हमें जो हमारे गोल्स हैं वो सबके अलग हैं, हमारी जो चॉइसेस हैं वो भी अलग हैं। तो ये क्या करता है, ये हर इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को एक दूसरे से अलग बनाता है। सो बिफोर वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ वी थिंक, एंड दिस इंटरनल प्रोसेस इज द सेल्फ। तो ये हमको आगे चल के पता चलेगा कि हम लोग दो चीज़ के को एग्जिस्टेंस है, एक सेल्फ है, एक बॉडी है। तो लिविंग इन माई सेल्फ यही है कि लिविंग खुद के अंदर पहला लेवल है, लिविंग इन माई सेल्फ। और इसमें क्या होता है, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो चॉइसेस हैं, वो हम सबको यूनिक बनाती हैं, हम सबको अलग बनाती हैं। दूसरा लेवल क्या आता है, दूसरा लेवल आता है लिविंग इन फैमिली। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल है लिविंग का, जो कि है फैमिली लेवल। फैमिली लेवल में क्या होता है कि इसमें क्या आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे सिबलिंग्स आ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, क्लासमेट्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं। मतलब कि हम हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे सिबलिंग्स हो गए, फ्रेंड्स आ गए, क्लासमेट आ गए, ये हो गया फैमिली की तरह। तो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ रिलेशन एंड वी इंटरेक्ट विद देम ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से डेली इंटरेक्ट करते हैं, सिबलिंग से डेली इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं वहाँ पर टीचर से डेली इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स से डेली इंटरेक्ट करते हैं, क्लासमेट से। तो ये सब क्या होगा, ये सब हो गए हमारे फैमिली के बेसिस, मतलब ये सब हमारी फैमिली के अंदर आ गए, जिनसे हम रोज मिलते हैं और रोज इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा लेवल क्या हो गया, तीसरा लेवल हो गया लिविंग इन सोसाइटी। सो लिविंग इन सोसाइटी ये तीसरा लेवल है, दैट इज लाइन विद लिविंग इन फैमिली, सिंस फैमिली इज अ सब ग्रुप ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। इसका क्या मतलब है कि फैमिलीज मेरा एक ग्रुप हो गया, और बहुत सी फैमिलीज जब आपस में सब मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोसाइटी। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो एक घर को, एक फैमिली को हम, एक घर को हम एक फैमिली की तरह समझ सकते हैं। तो सोसाइटी क्या हो गई, सोसाइटी हो गई बहुत सी फैमिलीज का कॉम्बिनेशन या फिर ग्रुप, उसको बोलते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द पीपल दैट वी कम इनटू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड ऑल अपॉन पीपल अपॉन वोम वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वही सब लोग हो गए सोसाइटी में जिनके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं डायरेक्टली, या तो हम डायरेक्टली आते हैं या फिर हम इनडायरेक्टली आते हैं, वो होते हैं मेरे सोसाइटी के लोग। वो हो गया लिविंग इन सोसाइटी। चौथा लेवल और लास्ट लेवल क्या होता है मेरे लिविंग का, या फिर उसको बोलते हैं लिविंग इन नेचर। नेचर बोल सकते हैं या फिर उसको एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी लिव इन नेचर एंड दिस लार्ज इकोसिस्टम इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। तो अगर नेचर होगा तो इंडिविजुअल जो भी होगा वो सर्वाइव कर पाएगा इजिली। इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा, हमारी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी, सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी। तो नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिविंग का। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड नेचर इन ऑर्डर टू बी एबल टू एंगेज विद इन अ रिलेशन दैट लेट्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो इसमें यही है कि जो लिविंग इन नेचर है, इसका मतलब क्या है कि सबके लिए एक लार्ज इकोसिस्टम जिसमें फैमिली आ गई, इंडिविजुअल आ गया, सोसाइटी आ गई, और हमें क्या करना है, हमें इस नेचर को क्या करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, नेचर की चीज़ों को इंटैक्ट रखना है। उनका एक्सप्लॉइटेशन जितना कम से कम हो सके, वैसे तो करना ही नहीं है, और अगर हो सके तो कम से कम करना है। तो ये होगा हमारे चारों लेवल्स, 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप ये लिख कर इसमें लिविंग इन माई सेल्फ, लिविंग इन फैमिली, लिविंग इन सोसाइटी एंड लिविंग इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, इसके अंदर अभी और भी चीज़ें ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि जब मैं दूसरी यूनिट पढ़ाऊंगी तब माई सेल्फ के अंदर फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी यूनिट होगी, यूनिट 2 में इसकी बात है, यूनिट 3 में इसकी बात है, 4th 5th में इसकी बात है, तो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो ये है हमारी यूनिट 1 UHV की। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। तो यूनिट खत्म हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कुछ आएगा। चलो ठीक है, यूनिट खत्म, ऑल द वेरी बेस्ट।